हेलो गाइज, आज की हमारी टॉपिक है फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फेरेंजाइटिस TIAS का मतलब ही हो गया इन्फ्लामेशन। ओके, तो फेरेंजाइटिस का मतलब हो गया कि फेरेंजेस में इन्फ्लामेशन होना, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो वो फेरेंजाइटिस जो होती है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है। एक्यूट की मीन्स कि मतलब कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन में हो, और क्रोनिक का मतलब हो सकता है कि वो बहुत दिनों तक हो, कुछ मतलब हफ्तों से भी ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ सडन पेनफुल इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है कि पेनफुल इन्फ्लामेशन होती है ऑफ द फेरिंग्स। वैसे भी हम लोगों ने देखा कि जब कॉमन कोल्ड वगैरह होती है और फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है तो कुछ भी चीज़ स्वेलिंग करने से बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, दर्द करता है। तो उसी तरह के इसमें याद रखेंगे कि पेनफुल इन्फ्लामेशन हो जाती है, सडन होती है। ठीक है, वायरल फेरेंजाइटिस डिपेंड स्प्रेड इजीली इन द ड्रॉपलेट्स कफ एंड स्नीजिंग। वहीं वायरल फेरेंजाइटिस जो है ये कफ और स्नीजिंग करेंगे तो उसमें ये स्प्रेड हो जाती है। तो हम लोगों ने कॉमन कोल्ड वगैरह या फिर उससे रिलेटेड कोई वायरल फेरेंजाइटिस वगैरह हो रखा है तो उसमें कफ या स्नीजिंग करेंगे तो इजीली वो स्प्रेड हो जाएगा ड्रॉपलेट के थ्रू। इसमें स्प्रेडिंग किसके थ्रू होती है? ड्रॉपलेट के थ्रू। ठीक है, अब इसके आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। तो पैथोफिजियोलॉजी, वायरस कॉजिंग आर एडिनोवायरस। जिस वायरस की वजह से वायरल फेरेंजाइटिस होती है वो कौन कौन सी वायरस है? एडिनोवायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और हर्पिस वायरस है। इन वायरस का नाम याद रखेंगे, AIH। ए से एडिनोवायरस, AIH, AIH। ए से हो गया एडिनो वायरस, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस और एच से हो गया हर्पिस वायरस। ठीक है, और बैक्टीरिया, ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है फेरेंजाइटिस। तो अगर बैक्टीरिया से होता है तो कौन कौन सी बैक्टीरिया है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्म निमोनिया से भी होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन बाई ट्रिगरिंग एन इन्फ्लामेशन। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी में ये पैथोजेंस जाएंगे, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया जाएंगे तो हमारा बॉडी कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ उसको रिस्पॉन्स करता है। तो उस रिस्पॉन्स के द्वारा, रिस्पॉन्स किस रूप में करता है? वो इन्फ्लामेशन। अब हमारा बॉडी तो रिस्पॉन्स जो मतलब करता है, जो भी फॉरेन बॉडी जाए तो उसको किल करने का कोशिश करता है तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है फेरिंग्स में तो पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, एडिमा हो सकता है और वैसोडाइलेशन हो सकती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स याद रखनी है। पेन होगा, पेन तो हमें पता है, और अगर वो उस टाइम पेन वगैरह हम लोग फेरेंजाइटिस में देखें पेन होता है तो फीवर भी हो जाती है, एडिमा स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और वैसोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे वैसोडाइलेशन का मतलब सिवरिंग टाइप कंडीशन। ठीक है, सिवरिंग होना मतलब ठंड वंड लगना, उस टाइप का। तो कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? और अगर बहुत दिनों तक फेरेंजाइटिस रहे, क्रोनिक रहे तो साइनोसाइटिस हो सकते हैं, साइनस में इन्फ्लामेशन, ओटिटाइटिस हो सकते हैं, पेरिटॉन्सिलर एब्सेसेस, मतलब टॉन्सिल्स में एब्सेसेस लाइक ये स्मॉल स्मॉल एब्सेसेस बन सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके? तो फेरी रेड फेरेंजियल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होगा कि जो फेरिंग्स है इन्फ्लामेशन के बाद वो रेड कलर की हो जाएगी, फेरी रेड। ठीक है, स्वेलन लिम्फॉइड फॉसिकल्स, लिम्फॉइड में लिम्फ नोड में स्वेलन हो सकती है विथ वाइट पर्पल एग्जीक्यूट, मतलब उसमें से कुछ वाइट और पर्पल कलर की मतलब कुछ सिक्रेशंस वगैरह बाहर आ सकती है, एग्जीक्यूट इन लार्ज एंड टेंडर सर्वाइकल लिम्स में अभी हमने बताया कि लिम्स नोड में क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगी, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये वायरल और बैक्टीरिया से हो रहा है। तो वायरल और बैक्टीरिया से जब भी होता है तो वहाँ पे मैक्रोफेजेज वगैरह काम करते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, तो वो सब कहाँ रहते हैं? लिम्फ नोड में रहते हैं। तो लिम्फ नोड एक्टिव हो जाएगा तो ओवर वर्क की वजह से उस टाइम उसका लिम्फ नोड का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, मतलब टेंडरनेस आ जाएगी। नो कफ नहीं होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि कफ नहीं होता है, फेरेंजाइटिस में कफ नहीं होता है। फीवर होगा, मेलेज, थका थका लगेगा, सोर थ्रोट हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, एनरोक्सिया हो सकता है। ठीक है, हेडेक हो सकता है और बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस, मतलब हम जब ब्रेथ वगैरह करेंगे तो बहुत ही बैड स्मेल आएगा,
गंदा स्मेल आएगा, जिसे हम बोलते हैं हेलिटोसिस। मतलब बकल कैविटी से बहुत गंदा स्मेल आना, उसे हम बोलते हैं हेलिटोसिस। ओके, अब इसमें हम देखेंगे डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। हाँ, अभी मैंने बताया कि उसमें जब भी हम कुछ चीज़ को स्वेल करते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है। असेसमेंट हम कैसे करेंगे? रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग, इसमें रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो इफ़ द कॉज बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है तो हम उसमें क्या लेते हैं? पेनिसिलिन लेते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी हो रखी है, ठीक है, बैक्टीरिया से हो रहा है तो हम पेनिसिलिन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं और किसी पेशेंट को उससे एलर्जी है, तब हम सेफेलोस्पोरिन और मैक्रोलिड्स लेते हैं, ठीक है। अब एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं फॉर सीवियर सोर थ्रोट। अगर सोर थ्रोट बहुत ही सीवियर कंडीशन में तो एस्पिरिन लेते हैं, एसिटोमॉर्फिन लेते हैं, ठीक है। सीवियर केस में गार्गल्स वगैरह कर सकते हैं, गार्गलिंग हम लोग करते हैं। हम लोग वैसे भी नमक डाल के जो गार्गलिंग करते हैं तो वो गार्गलिंग करते हैं बेंजोकेनाइन से, ठीक है, मेडिकल टर्म में। ए लिक्विड और ए सॉफ्ट डाइट, हम इसमें लिक्विड और सॉफ्ट डाइट लेंगे क्योंकि स्वेलिंग करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, तो लिक्विड और सॉफ्ट डाइट को इजीली स्वेल कर सकते हैं, तो इसलिए हम लिक्विड और सॉफ्ट डाइट लेते हैं। कूल बीवरेज एंड वार्म लिक्विड और सॉफ्टनिंग सूदिंग, मतलब इसमें वार्म लिक्विड वगैरह यूज कर सकते हैं या फिर कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट इज इनकरेज टू एज मच एज फ्लूइड पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसे फ्लूइड इंटेक करनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें नर्सिंग से हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट तो पढ़नी ही होगी, तो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फोकस ऑन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जो भी सिम्टम्स आ रहा है उस पर मैनेजमेंट इसमें करनी है। जैसे मान लीजिए फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए हम क्या ले सकते हैं, कैसे फीवर को मैं कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, बेड बाथ दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। पेन हो रहा है तो पेन को रिलीफ कैसे करेंगे, कोई गार्गलिंग वगैरह कर सकते हैं, हॉट लिक्विड वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स है पेशेंट को उसके बारे में बताना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रेस्ट फ्रिक्वेंटली, पेशेंट को रेस्ट भी लेना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत थका थका इंसान महसूस करता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि फीवर हो सकता है, मेलाइसिस हो सकती है, ठीक है। प्रोवाइड माउथ केयर, माउथ अभी हमने देखा कि हेलेटोसिस स्मेल आती है, हेलिटोसिस, ठीक है, जो कि एक बैड स्मेल है जो कि माउथ से आती है जब हम ब्रीद करते हैं। तो हेलेटोसिस को कम करने के लिए हमें प्रॉपर माउथ केयर लेनी चाहिए, तो हम माउथ केयर के लिए बोलेंगे यूजेज आइस कॉलर टू रिलीफ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट से रिलीफ के लिए आइस कॉलर वगैरह यूज कर सकते हैं। वार्म सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं, ठीक है। नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको बताएंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे मेन ध्यान रखें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये मतलब स्प्रेड हो रहा है ये फेरेंजाइटिस, तो हम लोग शेयरिंग नहीं करेंगे, कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं, खाने वाले बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, तो उसे हम शेयर नहीं करेंगे। ग्लासेज को शेयर नहीं करेंगे, फूड एंड टॉवेल्स को शेयर नहीं करेंगे। क्लीनिंग द टेलीफोन्स आफ्टर यूज़, अगर मान लेते हैं हम कोई टेलीफोन से बात किए और तो उसको हम क्लीन करेंगे, क्योंकि उस पर हो सकता है कि हम बोले तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आ सकते हैं, वायरल है या फिर बैक्टीरियल हो रखा है। तो यूज टिश्यू टू कफ एंड स्नीज, अगर हम कफ और स्नीज करते हैं तो हम टिश्यू पेपर का यूज़ ज़रूर करें। अवॉइड एक्सपोजर टू स्मोकिंग, और जब भी फेरेंजाइटिस हो तो स्मोकिंग वगैरह न करें। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।